विनीता घर की बॉस थी और उसका वचन ही था उसका शासन। और उसकी प्रजा थी उसकी बड़ी बहू किरण। बड़ी बहू, मम्मी जी मैं घर में ही हूँ, आप इतनी तेज क्यों चिल्लाती हो, जैसे मैं किसी और गोले पर चली गई हूँ। तेरा कोई भरोसा है क्या? तू गोले तो क्या दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकती है। हे भगवान। हे भगवान नहीं जी, मम्मी जी बोल और एक कड़क चाय बना कर ले आ, चल जल्दी। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। तभी विनीता की देवरानियां गंगा और सुनीता धमकी। अरे चाय बन रही है क्या? जी चाची जी। आओ आओ गंगा सुनीता, सही टाइम पर आई हो। चाय की बात सुनकर ही आए हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ समोसे भी हो जाते तो बढ़िया रहता नहीं? हाँ क्यों नहीं, किरण चाय बनाकर समोसे ले आ या मोहल्ले के किसी बच्चे से मंगवा ले। ये चाचियां इतनी चटोरी क्यों है? हे भगवान, मम्मी जी ने सिर्फ चाय बोली थी, आ गई ठुमकती हुई समोसे की फरमाइश लेकर। माना हमारा घर एक ही है पर अब किचन तो अलग अलग है, तो जरूरी है कि। क्या सोच रही है बहू? नहीं नहीं कुछ नहीं, सोच रही थी कि समोसे कौन सी दुकान से ले आऊं। हाँ जहां से भी आ जल्दी से लेकर आ चल। किरण ने जल्दी जल्दी 6 समोसे मंगवाए, चाय बनाई और प्लेट में समोसे परोस कर बैठ गई। उसे लगा था शायद 2-2 समोसे सबको मिल जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था ये चटोरी चाचियों की भूख नहीं तूफान है तूफान। अरे बहू, बड़े दिन बाद समोसे खाने को मिले। और बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला कि कोई रोकने वाला भी नहीं है। चाची जी चाय भी लीजिए ना। पहले समोसे तो खा लो। समोसे तो कुछ ही मिनट में गायब हो गए। अरे बाकी समोसे कहाँ गए? बहू माफ कर देना, इतनी जोर की भूख लगी थी पता ही नहीं चला, सब खा गए। गलती तुम्हारी है, इतने कम समोसे मंगवाए, बेचारी विनीता दीदी को भी नहीं मिल पाए। आपने उन्हें मौका दिया? अरे रहने दे बहू, चाची लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, खाने दो। खाते पीते हैं या गटकते पीते, समोसे तो हवा की तरह गायब हो गए। अगले दिन सुबह ही किरण को उसकी माँ यामिनी का फोन आया। बेटा हम सब दिल्ली आ रहे हैं, तुम्हें एक जरूरी न्योता देना है। सच में? क्या हुआ माँ? तेरे भाई रमन की शादी पक्की हो गई है, बस सोचा पहली सूचना अपनी बेटी को दे। अरे वाह, ठीक है जल्दी से आओ, मैं सबको बता दूंगी। अगले दिन यामिनी और प्रदीप दिल्ली पहुंचे। घर में नाश्ते की अच्छी व्यवस्था की गई। समधन जी, रमन की शादी तय हो गई है, आपको जरूर आना है। अरे वाह, पर मेरी ना तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, टांगों में बड़ा दर्द रहता है, शायद मैं ना आ पाऊं। क्या बात कर रही हो दीदी? चलो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, हम जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आखिर हम भी तो समधन है। अरे बढ़िया, जितने लोग आए उतना अच्छा। हाँ आप लोग आइए, स्वागत रहेगा। मैं यही कहने वाली थी कि अपनी देवरानियों को भेज दूंगी, ये भी तो किरण की सास ही है। जी जी। हे भगवान, मैं तो इनको मना भी नहीं कर सकती, अब भगवान ही बचाए बस। उनकी जाती ही गंगा और सुनीता ने मानो योजना सभा बुला ली। बहन शादी में इतना मजा आएगा कि पूछो मत। बिल्कुल मजा आएगा, नहीं आएगा तो कलेश कर देंगे। और सबसे खास बात, हम किरण के ससुराल वाले होंगे, हमारी तो धूम रहेगी। उसी समय किरण और विनीता वहां आ गई। क्या फुसफुस चल रही है? दीदी हम तो बस शादी की तैयारी सोच रहे थे। अच्छी बात है, पर सुन लो तुम दोनों मेरी जगह जा रही हो, मेरा और इस घर का मान रखना। अरे आप फिक्र क्यों करती हो, आपकी नाक ऊंची करके आएंगे। कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, बस कभी कभी मुंह से निकल जाता है, वो तो किरण संभाल लेगी। क्यों किरण? जी जी, मुंह से निकलता नहीं है, फटता है। कुछ दिनों बाद मथुरा जाने का दिन आ गया। गाड़ी में बैठते ही दोनों चाचियां शुरू। अरे दिल्ली बेहतर है या मथुरा? मुझे नहीं लगता दिल्ली से कुछ बेहतर हो सकता है। दिल्ली की ना हवा अलग है, पर मथुरा का स्वाद अलग। चाची जी अब बस आधा घंटा रह गया है, थोड़ा तो आराम कर लीजिए। मथुरा पहुंचते ही दोनों की चाल बदल गई। जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, यामिनी सामने थी। अरे आइए आइए, स्वागत है समधन जी। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमारा स्वागत दूल्हा करेगा। क्या? हाँ
हाँ जी, जिस लड़के की शादी है वो सामने से आकर स्वागत करता है। अगर किरण की सास आती तो दूल्हा सामने नहीं आता क्या? किरण का चेहरा सफेद, वो चिल्लाना चाह रही थी लेकिन क्या करे। अच्छा अच्छा, रमन बेटा यहाँ आना। जी मम्मी। ये किरण की चाची और सास है, इनका स्वागत करो बेटा। नमस्ते चाचियों, आइए आइए, आपका मेरी शादी में स्वागत है। जियो बेटा, सदा सुहागन रहो। क्या? अरे मजाक था, हंसते बेटा। ये मजाक था। अच्छा ये बता, खाना अच्छा होगा ना? चाची जी धीरे बोलिए ना। अरे बहू, हम चोर है क्या जो धीरे बोले? यामिनी और प्रदीप हंस पड़े। किरण, तुम्हारी चाची सास तो रंग जमाने वाली है शादी में। सच में कमाल की महिला है। रंग जमाएगी या रंग में भंग डालेगी वो तो वक्त के साथ पता चलेगा मम्मी पापा। चाचियां आखिरकार ड्राइंग रूम की चहल पहल चीरती हुई अंदर आई। महफिल उनकी चाल देखकर ही समझ गई अब घर में तूफान और मसाला दोनों बढ़ने वाले हैं। थोड़ी बातचीत के बाद यामिनी ने मुस्कुराते हुए उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दिया। कमरा साफ सुथरा अच्छा खासा था, पर ये चाचियों के लिए था, यानी नाटक तो होना ही था। हाँ ठीक है, रहने लायक तो है। रहने लायक? दीदी ये कमरा मुझे बिल्कुल नहीं जच रहा। क्यों, क्या कमी है? कमी? दीदी इससे अच्छे कमरे तो नीचे दिख रहे थे, पक्का जानबूझकर हमें ये दिया है। हाँ तो क्या करे अब? सीधा तो कह नहीं सकते, एक काम करो, मैं तुम्हारा नाम लेकर बोल दूंगी। कहूंगी दीदी तो सीधे साधे स्वभाव की है, बोलेंगी नहीं, पर कमरे में घुटन हो रही है। हाँ ठीक है, जा कर ले अपना नाटक। और फिर शुरू हुआ सुनीता का नाटक। वो कमरे से बाहर निकलकर किरण को पकड़ लेती है। बहू, ए बहू, दीदी बड़ा परेशान है, दिल पे मत लेना, वो बड़ी सीधी है, बोलेंगी नहीं। अब क्या हुआ चाची? वो कमरा, वो उन पर फब नहीं रहा, बेचारी कोशिश कर रही है सोने की, पर नींद क्या, सांस भी नहीं ले पा रही। ये जरूर इनका नया ड्रामा है। पर चाची कमरा तो ठीक है। बहू, दीदी बड़े कमरे में सोने की आदत वाली है, तुम्हें पता है ना, इनकी तबीयत बहुत नाजुक है। उन्होंने तो मना किया था बताने से, पर मैं अपनी दीदी को दुख में नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें बताने चली आई। किरण बात टालने वाली थी, लेकिन तभी यामिनी वहां आ गई। क्या हुआ बेटा? छोटी चाची कह रही हैं कि बड़ी चाची को बड़ा कमरा चाहिए। अरे ऐसी बात है तो मैं अभी बदलवा देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया सुंदन जी। फिर क्या था, यामिनी ने तुरंत बड़ा कमरा दिलवा दिया। चाचियों की आंख में चमक ऐसी थी जैसे लॉटरी लग गई हो। अरे वाह, अब आया मजा। बिल्कुल, यहाँ की हवाई अलग है। इसे कहते हैं रॉयल एटीट्यूड, लग्जरी लाइफ और अय्याशी। सच का, चलो अब आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद किरण चाय लेकर पहुंची। प्लेट लेकर जैसे ही बाहर निकली, गंगा तेजी से उसके पीछे भागी। अरे अरे बहू, कैसी चाय दे दी? क्या हुआ चाची? अरे सुनीता को डायबिटीज है, चीनी वाली चाय कैसे दे दी? चाची, पर मुझे तो पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है, कब हुई? अरे कैसी बात करती हो, तुम जरूर भूल गई होगी, बिना चीनी की चाय चाहिए, वो भी अदरक इलायची वाली। डॉक्टर ने कहा है, अब पर हाँ, मिठास के लिए शहद डाल देना। पर अब मैं कहाँ फिर से एक कप चाय बनाऊं? किरण फिर से टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सूरज वहां आता है। चाय बनानी है, मैं बनवा देता हूँ। हाँ बेटा, और अब जब बनवा रहे हो तो 2 कप बनवा लेना, मुझे भी पीनी है। डायबिटीज तो नकली है, पर ये नाटक असली है। पता नहीं ये मेरी चाची या सासें और क्या क्या करेंगी। अगला दिन आया और चाचियां कमरे में बैठी ऊब रही थी। तभी एक औरत ने उन्हें सजावट में हाथ बटाने को कहा, तो दोनों ने एक साथ पैर दबाने शुरू कर दिए। अरे हमारे पैरों में बड़ी तकलीफ है, कैसे काम करे? हाँ भाई, हमने काम किया तो सीधे यहाँ से अस्पताल पहुंच जाएंगे, फालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। और जैसी वो औरत चली गई तो सुनीता बोली, दीदी मेरा मन कर रहा है रसमलाई खाने का। हाँ तो मंगवा लेना किसी से। सुनीता कमरे से निकलती है कि बाहर सूरज मिलता है। ए बेटा इधर आ, सुनो, रसमलाई मिलेगी क्या कहीं? अभी तो नहीं है चाची।
देखो बेटा, तुम्हारी बहन की बड़ी वाली चाची सास को रसमलाई बहुत पसंद है। बेचारी को आज खाने का बहुत मन है, पर वो बोलेगी नहीं। पर मुझसे ना देखी नहीं जाती उसकी तकलीफ, इसलिए तुमसे कहने आई हूँ। अब ठीक है चाची, मैं ले आता हूँ। और हाँ, थोड़ा ज्यादा लाना, क्या पता रात में भी मन कर जाए। सूरज रसमलाई लेकर लौट रहा था, तभी किरण रास्ते में मिल गई। ये किसके लिए? आपकी दिल्ली वाली चाची लोग के लिए। क्या? अरे तू मुझे बताता ना, एक बार लेने क्यों चला गया? वो तो उसी समय प्रदीप वहां गए। अरे रहने दो ना बेटा, मेहमान है, कुछ भी मांगे कम नहीं होना चाहिए। पर पापा। क्या पर? तू चाह रही है कि तेरे ससुराल में हमारी नाक कट जाए? अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं रसमलाई देकर आता हूँ। कमरा बड़ा, चाय अलग, रसमलाई का ऑर्डर। ये लोग खुद को मेहमान नहीं महारानी समझ रहे हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार चाचियां कमरे से बाहर निकली। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। किरण ने उन्हें सम्मान से बुलाया। आइए चाची, यहाँ बैठिए। कहाँ, जमीन पर? हाँ, और क्या, सब यहीं तो बैठे हैं। बहू, तुम जानती हो ना दीदी के पैरों में दिक्कत है, जमीन पर नहीं बैठ सकती। उनके लिए कुर्सी रखवा दो, और कोशिश हो तो सोफे वाली। जी मैं लाता हूँ। और हाँ, 2 ले आना, मेरे पैरों में भी परेशानी है। उनके नखरे देखकर लोग पीछे फुसफुसाने लगे। इनके सबसे ज्यादा नखरे हैं। अरे हम भी तो मेहमान है, हमने तो इतना नहीं किया। किरण बेचारी कितनी शर्मिंदा हो रही है। और सच में किरण का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। तभी सोफे वाली कुर्सियां ला दी गई। चाचियां अपनी शान में बैठी गई। थैंक यू बच्चा। अच्छा बताइए, क्या बातें चल रही है यहाँ? इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है इन्हें कमरे में बंद कर दो और फिर शादी के बाद खोलो। कुछ कहा क्या तुमने किरण? नहीं तो मैं क्या कहूंगी, कहना तो आपका काम है। मजाक था, मजाक, हंसी हंसी। अगला दिन था हल्दी का। घर में खुशी का माहौल था, पर यामिनी की आंखें बार बार भर आ रही थी। आखिर उसके बेटे की शादी थी। सबने रमन को घेर रखा था, और उसकी हल्दी का रंग जितना पीला था, उतना ही उसका चेहरा शर्म और मजे से लाल हो रहा था। लेकिन इस हंगामे के बीच किरण के दिमाग में एक बात खटक रही थी। चाचिया कहाँ है? और ये दोनों दिख क्यों नहीं रही? किरण एक कोने की तरफ जाती है और देखती है गंगा और सुनीता दोनों हाथ बांधकर ऐसे बैठी हैं, जैसे किसी ने उन्हें फंक्शन से सस्पेंड कर दिया हो। चाची, आपने रमन भैया को हल्दी लगा दी? किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, हमें बुलाया ही नहीं गया। चाची, बुलाना क्या, सब खुद जाकर तो लगा रहे हैं। हमें दूसरों से कंपेयर मत करो बहू, हम इस घर की बेटी के ससुराल वाले हैं, हमारा दर्जा अलग है। ये सुनकर किरण का खून खौल गया, चेहरा लाल, कान गरम। ठीक है चाची, मत लगाइए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे कैसे बात कर रही हो तुम किरण? तुम्हारी चाची लोग खास मेहमान है हमारे, तुम्हें कहना चाहिए था। चलिए समधन जी, आइए, आप मेरे बेटे को हल्दी लगाइए। किरण ने दांत पीछे पैर पटकते हुए वहां से निकल गई, और उधर प्रदीप के आदेश पर दोनों चाचियां ऐसे उठी जैसे महारानी को सिंहासन तक ले जाया जा रहा हो। गंगा और सुनीता जाकर रमन के चेहरे पर हल्दी लगा देती है। जियो बेटा, सदा सुहागन रहो, विजयी भव। अब दोनों बड़ी मजाकिया हो। हल्दी का फंक्शन जैसे ही धड़ाधड़ आगे बढ़ा, सूरज संगीत बजाने लग गया। चाची आइए, नाचते हैं सब। हमें क्या समझा हुआ है, हम क्या नाचने वाली हैं? हाँ भाई, हम लोग कल्चर वाली हैं। ठीक है चाची। लेकिन 3 मिनट बाद ही जब उनका पसंदीदा पुराना गाना बजा, दोनों अचानक उठ खड़ी हुई। अरे ये गाना, ये ना मेरा फेवरेट है। अरे चल सुनी तो थी रखते हैं। दोनों धड़ाधड़ डांस फ्लोर पर नाचने लगी। ए बहू तू भी आजा। समधन जी आप भी आइए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारी चाचियां तो कमाल है किरण, ऐसी जैसे तो फिल्मों में भी नहीं देखी। किरण शर्म से जमीन में धंसने लगी। जैसे तैसे फंक्शन खत्म हुआ, और खत्म होते ही सुनीता ने अचानक पेट सहलाते हुए बात छेड़ दी। अरे 2 दिन हो गए मथुरा आए, यहाँ का मशहूर पेठा तो चखा ही नहीं। चाची कल खा लीजिएगा, आज से बहुत थक गए। अच्छा। मुंह तो ऐसा बनाया जैसे किसी ने खीर में नमक डाल दिया हो। प्रदीप ने बात सुन ली। सूरज, पेठा लेकर आओ, मेहमानों को खिलाओ।
सही बात है, मथुरा में मथुरा का पेठा ना खाया तो क्या खाया। थोड़ी देर बाद पेठा आया और दोनों ने ऐसे खाया जैसे सदियों की भूख थी। वाह, मजा आ गया। किरण, थोड़ा घर के लिए ले चलना। हाँ, थोड़ा क्यों, ड्रम भर कर ले चलूंगी। क्या बहू, तुम भी बहुत मजाक करती हो। किरण मुड़कर बैठ गई। अब आया शादी वाला दिन। तैयारियों की तामझाम, मेकअप आर्टिस्ट, लड़कियां लाइन में। किरण भी मेकअप लिए बैठी थी, तभी चाचियों का तूफान दरवाजे से टकराया। सुनो सुनो, पहले हमारा मेकअप करने दो, चलो। पर मैडम, दूल्हे की बहन बैठी है। अरे हमको ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस। है, तुम लोग आजकल की लड़कियां हीरोइन जैसे बनो, हमें तो बस टचअप चाहिए। किरण चुपचाप कुर्सी से उठ गई। बाकी लड़कियां इंतजार करती रह गई और पहले मेकअप हुआ चाचियों का, वो भी टचअप नहीं, फुल ऑन। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल नोरा फतेह लग रही हूँ। और मैं हेमा मालिनी। चाची, बस। मेकअप के बाद उन्होंने देखा कि मेहंदी लग रही है। बस फिर क्या था, नई मांग, नया हंगामा। अरे हमारी मेहंदी कहाँ है? ओ मेहंदी वाली, पहले यहाँ आओ। मैडम, लाइन में। लाइन वाइन रहने दो, पहले हमारी लगाओ। और ऐसी लगाना, मोटी मोटी, पतली लगी तो हम उठेंगे नहीं। हाँ, बाहर खड़े लोग हंसी रोकते रोकते लाल हो रहे थे। फिर आया समय बारात के जाने का। बैंड बज रहा था और सब एक्साइटेड थे। लेकिन जैसे ही बारात आगे बढ़ी, सबसे आगे थी दोनों चाचियां, दूल्हे से भी आगे। चाची, चाची जरा पीछे आइए, मम्मी जी और मुझे आगे चलना है। क्यों, हमसे आगे कौन जाएगा? हम तेरे ससुराल वाले हैं, रॉयल एंट्री तो हमारी बनती है। अरे बस 2 मिनट, मम्मी जी और मैं आगे चलेंगे, फिर आप चलिएगा। चाचियों ने ऐसे मुंह फुलाया जैसे किसी ने पेठा छीन लिया हो। किरण को अगले 5 मिनट तक मनाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप चलिए, पर आप नाराज तो ना हो। आखिरकार वो लोग पहुंच गए। शादी हो गई, रीति रिवाज पूरे हो गए, खुशी खुशी सब नाच गाना हुआ और फिर आ पहुंचा सबसे विदाई का वक्त। सब वापस जाने को तैयार थे, सिर्फ चाचियां गायब। और ये कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। किरण ढूंढने लगी तो दोनों प्लेट हाथ में लिए बैठी मिली। चाची, यहाँ क्या कर रही है, विदाई हो रही है। अरे बस 2 निवाले ले रहे थे, इतनी भाग दौड़ में ना भूख लग गई। और वैसे भी विदाई में क्या होता है, रोना धोना, उससे अच्छे खाना ही खा ले। किरण दोनों को लगभग खींच कर वापस लाई। उसने सोच लिया अब और नहीं, कल सुबह ही वापस घर लौट जाऊंगी, क्योंकि अगर रुक गई तो कल से नई बहू का जाने ये लोग क्या करेंगे। अगली सुबह जब जाने का समय आया, चाचियां फिर एक्टिव मोड में थी। बहू, मुझे रिटर्न गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चाची, लेकिन दीदी को बस 2 साड़ियां दे देना। मतलब आपको भी 2 चाहिए? हाँ, और रंग ऐसे होने चाहिए कि हम दिल्ली में पहनकर चमक जाएं। किरण समझ गई। उसने बड़ों का मान रखते हुए गंगा को भी 2 साड़ियां दी और सुनीता को भी 2। दोनों चहकती हुई वापस पहुंची। लेकिन ये सारा अपडेट किरण पहले ही अपने सास विनीता को फोन पर दे चुकी थी, इसलिए जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो आ गई महारानियां। हाँ दीदी, शादी बहुत अच्छी थी, हम तो बस थोड़ा। चुप, एकदम चुप। सुना है शादी में तुम दोनों ने रॉयल एंट्री भी ले ली। अरे वो तो। और विदाई में खाना खाते पकड़ी गई। अरे वो बस 2 निवाले। और रिटर्न गिफ्ट में 2 साड़ियां खुद ही तय कर ली। अरे वो तो हम बस। और वहां मेरी बहू को सबके सामने नाच नाच कर बुलाती रही। अब शादी का माहौल था दीदी। माहौल था या तमाशा? दीदी अब नहीं होगा, कसम से। अगली शादी में एकदम शांति से रहेंगे। अगली शादी में तुम दोनों को कोई बुलाएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, बुलवा लेना, हम सुधर जाएंगे, वादा। सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार घर की दाल रोटी खानी पड़ेगी। किरण पीछे खड़ी हंसी रोकते रोकते 2 बार दम घुटने वाली हालत में थी। चाचियां दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती रही और विनीता के डांट प्रवचन सुनती रही। चलो अब अंदर आ जाओ और साड़ियां अलमारी में रखो। पहनने भी नहीं देंगी? नहीं, ये अब किसी शादी में किसी को देने के काम आएंगी। क्या क्या? हाँ चलो फटाफट रखो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। स्वाति की नई नई शादी हुई थी और वो बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। जब स्वाति की जेठानी मुस्कान स्वाति को इतना सजा धजा देखती है तो उसके पास जाकर कहती है, अरे स्वाति,
आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ दीदी, वो आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा पहन लेती हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारा सूट ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे लगता है तुम्हारी साइज और मेरी साइज सेम है, मुझे भी आ जाएगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप और मैं कहीं ज़्यादा मोटे पतले थोड़ी ना है, आ जाएगा। आपको कोई सूट चाहिए क्या? वैसे तो मैं ना किसी और के कपड़े पहनती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ये वाला सूट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हम दोनों एक जैसे ही हैं शरीर से, तो मैं सोच रही थी अगर तुम मुझे ये वाला सूट दे देती तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगी बाद में। अरे दीदी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या दीदी? आपके और मेरे कपड़े अलग थोड़ी ना है, आपको जो चाहिए ले लो। रुकिए, मैं अभी सूट चेंज करके आती हूँ। ठीक है। स्वाति कपड़े बदलने चली जाती है और वो वाला सूट लाकर मुस्कान को देती है। मुस्कान तुरंत अपने कमरे में जाती है और सूट पहनती है। उसे सूट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सूट मुस्कान पर पूरा फिट आता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और तुरंत स्वाति के पास जाकर कहती है, स्वाति देखो ये सूट मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे लिए ही बना है। अब तो हमारी और भी ज्यादा जमेगी। वो क्या है ना, तुम्हारे कपड़े तुमसे ज्यादा मुझ पर ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ दीदी, क्यों नहीं। पर आपको जो भी कपड़े अच्छे लगे ना मेरे, वो ले लेना, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम दोनों एक ही घर की बहू हैं। स्वाति की इस बात ने तो मुस्कान को जैसे शय दे दी। अब मुस्कान आए दिन स्वाति के कपड़े पहन लेती। स्वाति छोटी थी इसलिए वो कई बार चुप रहती, लेकिन धीरे धीरे उसे ये पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक बार मुस्कान स्वाति के पास जाकर कहती है, स्वाति अभी कुछ दिन पहले तुम एक नया सूट लाई थी ना, ग्रीन कलर वाला वो जरा मुझे देना। वो क्या है ना, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, सोच रही हूँ वही पहनकर चली जाऊं। लेकिन दीदी, वो सूट तो मेरा अभी नया है, मैंने एक बार भी नहीं पहना, आपको कैसे दे दूँ? आपके पास तो और भी कपड़े हैं ना, आप उनमें से कोई पहन लो। अरे मेरे पास और कपड़े हैं तो सही, लेकिन तुम्हारे कपड़े ना मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और तुम्हारे कपड़ों की जो फिटिंग आती ना मुझ पर बढ़िया। अरे दे दो ना, नहीं डालूंगी कहीं फोटो बस। दीदी, आपने पहले वाले कपड़े भी वापस नहीं किए, अभी मेरा नया वाला सूट भी ले रही हो। मैं आपको कोई पुराना सूट दे देती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हैं मेरे पास। वो भी आपके ऊपर अच्छे ही लगेंगे। चाहिए तो मुझे वो वाला ही था। मैं दूसरा सूट लेकर क्या करूंगी? जो पसंद आया वो दे नहीं रही हो और बाकी सूट के लिए बोल रही हो। अगर नहीं देना तो मना कर दो ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे सूट लेने की, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, देखिए बुरा मत मानिए। एक काम करिए, मैं निकाल कर देती हूँ, आप प्रेस करके पहन लीजिएगा, ठीक है? मुस्कान जेठानी थी और स्वाति देवरानी, और मुस्कान इसी बात का फायदा उठा रही थी और स्वाति के सारे कपड़े हटा रही थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और स्वाति बेचारे को अपने ही कपड़े अपनी जेठानी से मांगने की नौबत आ पड़ी। लेकिन ये सब मुस्कान को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो तो अपनी देवरानी के मांगे हुए कपड़े में ही बहुत खुश थी। ये सब स्वाति की सास देख रही थी और एक दिन स्वाति अपनी दोस्त रितु से मिलती है। रितु स्वाति का सूट देखकर कहती है, तेरा पति तुझे कपड़े नहीं दिलाता क्या, जो तुझे अपनी जेठानी के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं। ये सूट भी मेरे पति ने ही दिलाया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। चल चल झूठ मत बोल, कुछ भी। हाँ, अरे मैंने थोड़े दिन पहले ही तेरी जेठानी को देखा था ये वाला सूट पहने हुए, और तू बोल रही है कि तेरा है। अपनी जेठानी से मांग कर पहन कर आई है और झूठ बोल रही है। नहीं, सच बोल रही हूँ, ये मेरा ही सूट है। वो क्या है ना, मेरी जेठानी को मेरे कपड़े फिट आने लगे हैं और वो आए दिन मेरे ही कपड़े पहन लेती है। मैं तो खुद ही परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अब कुछ कह भी तो नहीं सकती, जेठानी है। तेरी बात सच हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन सच को मुझे झूठ लग रही है, क्योंकि तेरी जेठानी भला तुझसे क्यों कपड़े मांगेगी? वो बड़ी है, अपनी देवरानी से मांग कर कपड़े पहनेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। रीतू की बातें स्वाति को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वहां से चली जाती है। अब स्वाति को उसके दोस्त, आस पड़ोस के लोग भी यही कहने लगे थे कि वो अपनी जेठानी से कपड़े मांगकर पहनती है। ये सारी बातें स्वाति को रोज बुरी लगती, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। ऐसे ही एक दिन जब मुस्कान स्वाति के कपड़े पहनकर घर में खाना बना रही थी,
तो ये देखकर मुस्कान की सास सरिता आती है। बहू, ये तो स्वाति के कपड़े लग रहे हैं। तूने स्वाति के कपड़े पहने हैं क्या? हाँ माँ जी, स्वाति की ही है। वो क्या है ना, स्वाति के कपड़े मुझे अच्छे से फिट आते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों मैं अपने कपड़े पहनूं जब उसके कपड़े मुझे आ रहे तो। लेकिन उसके कपड़े तू रोज पहन रही है, एक बार चल भी जाता। बार बार पहनना अच्छा थोड़ी ना लगता है। वो कुछ बोल नहीं रही तो उसका फायदा क्यों उठा रही है? माँ जी, अब क्या स्वाति का क्या मेरा, हम दोनों इस घर की बहू हैं। अब स्वाति को कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों बोल रही हैं? अगर उसे परेशानी होगी तो मैं नहीं पहनूंगी, ठीक है? मुस्कान की बातों से सरिता समझ जाती है कि मुस्कान अब अपनी देवरानी के कपड़े नहीं देने वाली, इसलिए वो उसे सबक सिखाने का सोचती है और अगले दिन वो मुस्कान के कपड़े पहन लेती है। मुस्कान जब अपनी सास को अपने ही कपड़े पहने देखती है तो कहती है, माँ जी, ये मेरे कपड़े हैं, आपने मेरे कपड़े क्यों पहने? अरे बहू, क्या तेरा क्या मेरा, अब हम दोनों साथ ही तो रहते हैं। अगर मैंने तेरे कपड़े पहन भी लिए तो घिस थोड़ी ना जाएंगे। और वैसे भी तुझे थोड़ी ना कोई परेशानी है अगर मैं तेरे कपड़े पहनूं तो। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? लेकिन माँ जी, आप सास होकर अपनी बहू के कपड़े पहनोगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और वैसे भी आपके ऊपर ना ये कपड़े अच्छे भी नहीं लग रहे, आप मत ही पहनो। खाली में कपड़े क्यों खराब कर रही हो? आप अपने ही कपड़े में अच्छी लगती हो। बहू, मुझे तो तेरे कपड़े ठीक ही आ रहे, कहीं से तंग भी नहीं लग रहे, इसलिए मैंने पहन लिए। और मैं भी तो अभी जवान हूँ, वैसे भी जमाना बदल रहा है तो मैं भी बदलूंगी ना। और तू मुझे मना क्यों कर रही है? तुझे दिक्कत थोड़ी ना है, बता मुझे। अपनी सास के जवाब से मुस्कान का मुंह बंद हो जाता है और कुछ नहीं कहती। लेकिन अब सरिता रोज रोज मुस्कान के कपड़े पहनती। मुस्कान ये सब देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उसकी सास भी ठीक उसी की तरह जवाब दे देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब मुस्कान को लगता है कि अब तो उसे बोलना ही चाहिए। माँ जी, बहुत हो गया, मुझे नहीं पसंद कि मेरे कपड़े कोई पहने। अरे हद होती है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन आप तो रोज ही मेरे कपड़े पहन कर जा रही हो। अच्छा, तो अब तुझे बुरा लग गया? यही तू स्वाति के साथ कर रही थी तब तूने नहीं सोचा? उसके कपड़े भी तो तू रोज ही पहन कर जा रही थी। जब तू वो चीज सह नहीं सकती तो तू किसी और के साथ क्यों कर रही है? मुस्कान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती। सुमन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। सुमन का एक बच्चा, पति और सास थी जिनके साथ वो अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। एक दिन सुमन की माँ माला का कॉल आता है और वो सुमन को घर आने को कहती है। ये सुनकर सुमन अपनी माँ से मिलने चली जाती है और कहती है, माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपने अचानक से मुझे क्यों बुलाया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है। देख, मेरे साथ मेरे कमरे में चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। माला सुमन को अपने कमरे में लेकर जाती है। सुमन बेटा, तू जानती है ना, तेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है और शादी के घर में कितने काम होते हैं। 100 लोग आते हैं जाते हैं, ऊपर से लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है, ये सब तो तुझे अच्छे से पता है बेटा। हाँ माँ, ये तो है, शादी ब्याह में खर्च तो हो ही जाता है, ना ना करके भी 1-2 लाख तो लगता ही है। अब कर भी क्या सकते हैं, ये तो समाज का ही बनाया हुआ नियम है ना आप इसे ठुकरा सकती हो ना ही मैं ठुकरा सकती हूँ। हाँ तभी तो। और तू तो ये भी जानती है कि तेरे पिताजी काफ़ी समय पहले गुजर गए थे और इस घर का खर्चा मैं और तेरी छोटी बहन ही संभाल रहे हैं। हाँ माँ, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन ये सारी बातें आप मुझे दोबारा से क्यों बता रही हो? आपको क्या बात करनी है, आप सीधे साफ बताइए ना। देख, इतना कह रही है तो मैं बता देती हूँ। तेरी छोटी बहन की शादी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसकी शादी मैं धूमधाम से करवा सकूँ। और ये सारी बातें मैं तेरे अलावा किसी और से कर भी नहीं सकती। तो मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तू पैसों से कुछ मदद कर दे बेटा। जिस तरह माँ बेटी के काम आती है, इसी तरह बेटी भी माँ के काम आएगी ना। माँ, आप तो जानते ना, मेरा भी बेटा है, उसकी भी स्कूल का खर्चा, ऊपर से मेरी सास की दवाई का खर्चा, ये सब मेरे पति को ही देखना होता है। एक अकेले की कमाई से कहाँ घर चल पाता है। मैं तो खुद सर से पांव तक कर्ज में ही डूबी हूँ। अगर मैं ज़रा भी आपकी मदद कर पाती ना तो मैं ज़रूर करती,
लेकिन इस समय मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी किसी भी काम नहीं आ सकती। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटा थोड़ी बहुत तो मदद कर सकती है ना। आखिर मेरी बेटी तेरी भी तो छोटी बहन लगती है, इतना तो तू कर ही सकती है। माँ, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरा हाथ सच में तंग है और मैं अपनी छोटी बहन के लिए खुद खर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन महंगाई की मार ने मुझे करने नहीं दिया। आप ना ये सब खुद ही देख लो, और बाकी कोई काम होगा तो वो मुझे बता देना, वो सब तो मैं कर लूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ की मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। ऐसे ही एक दिन सुमन की माँ उसे फ़ोन करती है। बेटा, तूने कुछ पैसों की बात की अपने ससुराल में? माँ, आप क्यों पीछे पड़ रही हो? अरे यहाँ पैसे हो तब तो मैं आपकी मदद करूँ ना कुछ, लेकिन यहाँ तो खुद पैसे नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि मैं अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाती हूँ। लेकिन बेटा, अगर थोड़ी बहुत ही मदद कर देती तो तेरी छोटी बहन की शादी अच्छे से हो जाती और तेरी माँ की नाक भी रह जाती। माँ, जितना है उतने में ही कर लो। जितना करोगी ना उतना ही उनका मुंह खुलेगा, और मुझसे तो कोई उम्मीद मत करो पैसों की। बेटा, तू तो ऐसे मत बोल, थोड़ा अपनी माँ के बारे में सोच। मैं बेचारी बुढ़िया कहाँ से पैसों का इंतज़ाम करूँगी, और अपनी बेटी से मदद ना मांगूँ तो कहाँ जाऊँ। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों नहीं देती, लेकिन नहीं है, क्या करूँ? यहाँ 100 खर्चे हैं, बेटे के स्कूल की फीस, घर का राशन पानी, ये सब भी तो देखना होता है ना। इतना बोलकर सुमन फोन रख देती है। उसके बाद कभी कभी सुमन की माँ का फोन आता तो सुमन वो भी अब अनदेखा कर देती। ऐसा कई दिनों तक हो रहा था। सुमन की माँ काफी ज्यादा परेशान थी। एक बार सुमन की सास गीता उससे कहती है, बेटा कुछ दिन पहले अपनी माँ के घर गई थी ना, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक तो है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? तेरी बहन की शादी भी तो है कुछ दिनों में। जी माँ जी, वहाँ सब ठीक है। वो तो मम्मा को मेरी बहुत याद आ रही थी ना, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। बाकी ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, अगर तू बोल रही है तो वहाँ सब ठीक ही होगा। वैसे वो भी हमारा परिवार है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मेरे लिए तो दोनों परिवार एक ही है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि शादी के बाद मोह ससुराल से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे ससुराल में ही अच्छा लगने लगता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन बेटी बहू बन जाती है, लेकिन फिर भी उसे कभी भी बेटी होने का कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और दोनों तरफ की सोचनी चाहिए। बिल्कुल माँ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमति रखती हूँ। सुमन अपने ससुराल में भी किसी को अपनी माँ की हालत के बारे में नहीं बताती और ना ही उन्हें कुछ पता चलता है। एक बार सुमन सो रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का मैसेज आता है, पैसों की समस्या के बारे में। और ये मैसेज सुमन का पति अनुराग पढ़ लेता है और खुद से बात करते हुए कहता है, ये क्या? सुमन की माँ को पैसों की इतनी दिक्कत है, लेकिन सुमन ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों? शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो अपने मायके की परेशानी को मायके में ही रखना चाहती होगी। खैर, सुमन का मायका मेरा भी तो ससुराल है। सुमन ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं तो उनकी मदद कर ही सकता हूँ। अनुराग बिना सुमन से बात किए सुमन और अपनी माँ को साथ में लेकर माला के पास जाता है। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं आपकी बेटी की तरफ से, और मैं आपका ही बेटा हूँ। आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो हम दोनों में से किसी को भी बता सकती हो, और अपने बच्चों को बताने में कभी भी संकोच मत करना। अनुराग जैसे ही पैसे माला के हाथ में देता है, माला अनुराग और सुमन दोनों को गले लगा लेती है। सच में आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक यही लग रहा था कि मुझे सब कुछ अकेले ही देखना है, लेकिन सच कहा, मेरा दामाद मेरे बेटे जैसा है जो सब संभाल लेंगी। हाँ माँ। अच्छा, आप लोग बैठकर बातें करो, मैं आप सबके लिए चाय पानी लाती हूँ। माला चाय बनाने रसोई में जाती है। बहू, मैं यही तो समझा रही थी तुझे, अगर तू अपनी माँ की मदद करती तो हमें कोई परेशानी नहीं है, और यही बात मैं तुझे उस दिन भी समझा रही थी। लेकिन माँ जी, मैं अगर अपने मायके की मदद करने में ससुराल के पैसे उड़ाती तो आपको ही बुरा लगता ना। अरे नहीं, हमें कभी भी बुरा नहीं लगता।
लेकिन तूने अपनी माँ की मदद नहीं करी, इसलिए ज़रूर बुरा लग रहा है। और ससुराल के पैसे? क्या तेरा पति तेरी माँ का कुछ नहीं लगता? उन दोनों का भी तो एक रिश्ता है ना। उन दोनों के बीच में तू थोड़ी ना कुछ कह सकती है। बहू तो बन गई, लेकिन बेटी नहीं बनी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। मुझे दोनों तरफ को देखना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अपनी सास की बात सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती।